आई होप यू ऑल आर फाइन और एग्जाम की काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। जैसे कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का आपका एग्जाम है और आपके पास डिसेंट गैप है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसी गैप को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अब लेक्चर्स लाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो आपके पेपर का नाम है इसका पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ। पहली बात, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो समझ नहीं आ रहा उसे कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, तो मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट करी है यूट्यूब पर, तो आप उसको जाके देखिए, जिसमें मैंने लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर रहा है उसको हमने थोड़ा डिस्कस करा है कि जनरली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस तरह का सिलेबस हमें गिवन है क्या उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन हैं या थोड़े अलग हैं। तो उस पर हमने बात करी थी कल की वीडियो में, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। सेकेंड, ये जो भी वीडियो उसमें मैं आपको सिलेबस करवाने वाली हूँ पार्ट्स में आएगी। ये पार्ट 1 है, ऐसे ही जब भी पार्ट 2 आएगा फिर मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसको अपलोड करूँ। ड्यू टू माई ओन बिजी शेड्यूल ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं कंटिन्यूस बेसिस पे जो है वो वीडियोस लाऊं, बट मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मुझे खुद प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। जो मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ वो भी मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। प्लस उसको करने में जो टाइम लग रहा है वो तो है ही, प्लस जो भी वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं वो भी जा रही हैं, तो वो भी मुझे खुद देखना पड़ता है सारी चीज़ें। तो थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में क्योंकि टाइम टेकिंग है। प्लस पीडीएफ अपलोड करना ये वो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो मुझे खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। क्योंकि मैंने पार्ट्स वाला मेरे दिमाग में आइडिया इसलिए आया है क्योंकि अगर मैं पूरी पीडीएफ आपको अपलोड करती हूँ, कुछ दिन लग जाएँगे उसमें भी, तो आपका एग्ज़ाम का जो हाफ गैप है वो तो फिनिश ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चैप्टर वाइज़ जो नोट्स हैं वो आपको मिलते जाएँगे। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक जॉइन नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके जॉइन हो सकते हो। ठीक है, ये इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही देर बाद टेलीग्राम ग्रुप पर इस चैप्टर 1 का पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़, देखो मैं जो आपको फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पेपर पढ़ाने वाली हूँ ना, तो इसमें मैं ये थोड़ी रिक्वायरमेंट मेरी आपसे है कि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हालाँकि हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज़ यू ऑल आर इन सेमेस्टर 6। तो थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है आपकी कि क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे की जो भी हमारी वीडियो रहने वाली है उसको। सो हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने वाले हैं और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में मैंने जो अपना फर्स्ट आपको पेज दिया है, ठीक है, उस फर्स्ट पेज में मैंने सिर्फ इतना दिया है कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, फॉरेन पॉलिसी को बनाने का क्या गोल होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फॉरेन पॉलिसी को समझ लेते हैं कि भैया फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे आपके घर के आसपास जो भी पड़ोसी रहते होंगे या जितने भी पड़ोसी रहते हैं उन सबके साथ आपके एक जैसे रिश्ते, एक से ऐसे रिलेशन है नहीं, ऑब्वियसली नहीं। कुछ लोग होंगे या कुछ पड़ोसी आपके एक पड़ोसी होंगे जिनसे आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, आपका आना-जाना है उनके यहाँ। दूसरे जो पड़ोसी आपके होंगे या फिर दूसरे नेबर होंगे, उनके साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे भी पड़ोसी आपके होंगे जिनके साथ ना तो आप ये कह सकते हो कि लड़ाई चलती है जिनके साथ-साथ, ना तो आप ये कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। मतलब बहुत बेसिक है, मतलब छोटी-मोटी बातें हो जाती हैं, ऐसी जनरली बातें हो जाती हैं, फ्रेंड्स नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है। या फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, रिलेटिव्स होंगे, नेबर्स होंगे। क्या आप सबके साथ एक जैसे रिश्ते रखते हो? नहीं, हर किसी का एक लेवल है। जो चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, जो चीज़ें आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो, या टीचर्स को बता सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, वही एट द सेम टाइम वही सेम चीज़ें आप अपने रिलेटिव से नहीं कह सकते, आप किसी नेबर से नहीं कह सकते, या किसी एक आम इंसान से, किसी जनरल रास्ते पे जाने वाले किसी भी दूसरे पर्सन से ये बात शेयर नहीं कर सकते। यानी इंडिविजुअल सेम है, बट उसका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उसका बिहेवियर है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। यही चीज़ हम इंटरनेशनल स्फेयर में देखते हैं। एक कंट्री का क्या रुझान है बाकी देशों को लेकर, उनके साथ कैसे रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ, वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही होता है कि एक कंट्री किस तरीके का रवैया, किस तरीके का बिहेवियर अपनाती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, कैसे रिलेशन एक कंट्री के बाकी कंट्रीज़ के साथ है। और जैसे बहुत नॉर्मल बात है कि वही सेम कंट्री होगी लेकिन उसके रिलेशन कंट्री ए के साथ अलग होंगे, कंट्री बी के साथ अलग होंगे और कंट्री सी और डी के साथ भी अलग-अलग होंगे। तो यही है फॉरेन पॉलिसी। तो हम देख लेते हैं थोड़ा-सा क्या है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी रेफर्स टू अ कंट्रीज स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच टुवर्ड्स इंटरैक्टिंग विद अदर नेशन, यानी कंट्री दूसरी कंट्री से कैसे तरीके से इंटरैक्ट करती है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करती है, कौन सी अप्रोच यानी कौन से तरीके का यूज़ करती है, यही फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, नेशंस के साथ कैसे बिहेव करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ किस तरीके का बिहेव एक पर्टिकुलर कंट्री करती है, वही फॉरेन पॉलिसी है। यानी अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि एक कंट्री कौन सी स्ट्रैटेजीज और कौन सी अप्रोच का यूज़ करके दूसरी कंट्रीज़ या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशंस बनाती हैं, अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट
सिक्योरिटी और अपने इकोनॉमिक गोल्स को पूरा करने के लिए। आगे हम देखेंगे कि आखिर कंट्री क्यों बनाती है फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हर कंट्री का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, यानी एक गोल है। एक पूरी कंट्री एक पर्टिकुलरली गोल है, इकोनॉमिक गोल होता है, सिक्योरिटी गोल होता है, और इन्हीं सभी गोल्स को अचीव करने के लिए कंट्री क्या करती है, अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। गोल्स पढ़ लेते हैं, वही सेम चीज़ आ गई कि क्यों बनाई जाती है आखिर ये फॉरेन पॉलिसी। तो फर्स्ट आता है नेशनल सिक्योरिटी, यानी प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी जो उसका क्षेत्र है, एंड द सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर कंट्री के लिए उसका नेशनल इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी अपनी कंट्री की जो भी सोवरेनिटी है, अपनी कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ठीक है, और अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर, ये तीन चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो नेशनल इंटरेस्ट फॉर्म होता है, नेशनल सिक्योरिटी फॉर्म होती है, और ये कंट्री का सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। जब एक कंट्री अपने देश की संप्रभुता को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और सिटीजन्स को एक्सटर्नल जो भी, यानी कि अपने देश से बाहर के जो भी अगर खतरे हैं किसी दूसरे देश से, ठीक है, उससे अपने देश के लोगों की रक्षा कर पाती है। तो यही एक सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कंट्री फॉरेन पॉलिसी बनाती है। दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हर कंट्री का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि भाई हम ट्रेड करें दूसरी कंट्रीज के साथ सो दैट हमें क्या हो, फायदा हो, आर्थिक लाभ हो। तो इसके लिए भी कंट्रीज क्या करती हैं, बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी जो है वो फॉरेन पॉलिसी को फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा प्रमोटिंग वैल्यूज, आज के टाइम में आप देख रहे हो कि जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो अपनी वैल्यूज है, लाइक डेमोक्रेसी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, है ना, उन सबको प्रमोट कर रही है। उन सबको प्रमोट करने के माध्यम से भी आप देख रहे हो कि फॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही है, यानी हर कंट्री चाहती है कि हमारे देश की जो वैल्यूज हैं वो दूसरे देशों में फैले, और फैलने का मेन रीजन क्या है, सो दैट हमारा देश और भी ज़्यादा मजबूत बने, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी विश्व भर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आप देख रहे हो कि बॉलीवुड है, इंडियन जो अटायर्स हैं, इंडियन जो ड्रेसेस हैं, इंडियन जो क्विजीन है, ये सब आप देखोगे क्या है, एक तरीके से इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रमोट हो रही हैं, योग, ठीक है। इसके अलावा योगा डे है, तो आप देख रहे हो कि ये सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना मनाया जा रहा है। तो वैल्यूज़ क्या हो रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रमोट हो रही हैं। इसी तरीके से फोर्थ आता है हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखो आज वर्तमान समय में हम ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जाल में बंधे हुए हैं, मतलब सारी जो कंट्रीज हैं ना वो आपस में एक वेब के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। ये कि इस तरीके का एक वेब बन चुका है कि हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर एक कंट्री में कुछ भी घटना घटती है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह से निकला कोरोना वायरस विश्व के इतने बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है, हमने सोचा भी नहीं होगा, बट ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन हम सब कनेक्टेड हैं। विश्व के एक कोने में कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी देशों पर भी पड़ता है, विश्व के बाकी हिस्से पर भी पड़ता है, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसीज कंट्रीज इसलिए भी बनाती हैं सो दैट अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो कोलैबोरेट कर सके, वो नेगोशिएशन कर सके, वो बातचीत कर सके, ठीक, बातचीत के थ्रू जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। क्योंकि आप देखोगे ग्लोबल चैलेंजेस एक अकेले कंट्री नहीं सॉल्व कर सकती, तो इसके लिए क्या है, कोलैबोरेशन जरूरी है। तो कंट्रीज क्या करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, और इसके थ्रू मिलकर जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखो हर देश ना अलग अलग टाइप की फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। तो सबसे पहले आती है आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशन का मतलब ये होता है अलग रह लेना, है ना, यानी नो इंटरवेंशन पॉलिसी की बात ये फॉरेन पॉलिसी करती है। क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये वाली फॉरेन पॉलिसी वो कंट्रीज अपनाती हैं जो कहती हैं कि भाई हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये वो कंट्रीज होती हैं जनरली जो कहती हैं कि हमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, और ना तो हम किसी भी तरीके का किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर किसी भी इशू को लेकर हम किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी ना तो हम इंटरफेयर करेंगे किसी के मामले में, ना ही इंटरनेशनल अरीना में अगर कोई भी चीज़ होती है तो हमारा कोई भी भागीदारी रहेगी, और ना ही कोई दूसरी कंट्री अगर किसी भी तरीके से हमारे देश के मामलों में भागीदारी ना करे। यानी ये जो कंट्रीज होती हैं वो जनरली अपने ही घरेलू जो समस्याएं हैं, अपने जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं, अपने देश की सीमा के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उस पर फोकस करती हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि अपने देश की सीमा के अंदर जो भी करना चाहें वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, हम कभी भी बाहर के या जो इंटरनेशनल स्फेयर के जो मामले हैं उनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशनिज्म। ये इसका ऑपोजिट है, ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर हमारे क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, इंक्लूडिंग द मिलिट्री इंटरवेंशन भी होगा, टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट, यानी इनके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी इंटरनेशनल स्फेयर का कोई मामला है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, मिलिट्री इंटरवेंशन भी करेंगे। तो हर तरीके से क्या करते हैं, विश्व में अगर अपनी जो भी डोमेस्टिक स्फेयर से बाहर के मामलों में भी पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीलैटरलिज्म।
मल्टीलैटरलिज्म में क्या होता है कि जो कंट्रीज़ होती हैं ना, वो अलग-अलग लेवल पर क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। यानी ये नहीं है कि सिर्फ़ इंटरनेशनल स्फीयर में तो पार्टिसिपेशन हो ही रही है, लेकिन ये क्या करती हैं कि अलग-अलग देशों के साथ कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है? थ्रू द इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन एंड एग्रीमेंट्स, जो अलग-अलग एग्रीमेंट्स होते हैं उसके थ्रू, ठीक है? टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि जो भी विश्व की अपनी जो मतलब डोमेस्टिक स्फीयर है उससे बाहर के जो भी अलग-अलग ग्लोबल इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए जो मल्टीलैटरलिज्म वाली जो फॉरेन पॉलिसी अपनाने वाले देश होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग-अलग इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन और एग्रीमेंट्स के थ्रू जो है वो मिलकर जो भी ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। और यूनिलैटरलिज्म में क्या होता है, परसुइंग द फॉरेन पॉलिसी गोल्स थ्रू द इंडिपेंडेंट एक्शन विदाउट रिलाइंग ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यानी ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो कंट्रीज है ना, वो जनरली क्या करती हैं कि कहती हैं कि अपने जो भी डिसीजन होंगे वो हम खुद लेंगे, यानी अपने जो भी डिसीजन होंगे, जो फैसले होंगे वो हम खुद ले सकते हैं। सो आइसोलेशनिज्म आप देखोगे, जो कहती हैं ऐसी कंट्रीज कि हम ना तो किसी भी इंटरनेशनल स्फेयर में इंटरफेरेंस करेंगे और ना ही किसी भी तरीके का हमारा इंटरवेंशन किसी भी दूसरे मामले में होगा, और हम अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को खुद मैनेज करेंगे। उनका फोकस अपने खुद के डोमेस्टिक अफेयर्स पर होता है। इंटरवेंशनिज्म में आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक यूएस का इराक में इन्वेजन जो है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीलेटरलिज्म का एग्जांपल आप ले सकते हो कि यूएन की जो क्लाइमेट समिट्स होती हैं, तो इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, और जो भी क्लाइमेट चेंज जैसा जो इतना बड़ा इशू है, ग्लोबल चैलेंज है, तो उस पर मिलकर बातचीत की जाती है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। यूनिलैटरलिज्म में जनरली इस टाइप की फॉरेन पॉलिसी होती है जिसमें कंट्रीज क्या करती हैं, इसमें कंट्रीज का मेन जो गोल होता है वो ये होता है कि हम अपने मुद्दों को खुद संभालेंगे, ठीक है, आई विल एक्ट अलोन, ये वाली फॉरेन पॉलिसी रहती है। उसके बाद हमने जान लिया कि कंट्री फॉरेन पॉलिसी बनाती क्यों है, ये भी समझ लिया कि फॉरेन पॉलिसीज अलग अलग टाइप की कौन कौन सी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स का यूज करती हैं, वो कौन सी होती है। तो सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होता है, डिप्लोमेसी होता है नेगोशिएशन, डायलॉग एंड रिप्रेजेंटेशन टू अचीव द फॉरेन पॉलिसी गोल। फॉरेन पॉलिसी का गोल क्या है, ये आपको हमेशा पूरे इस पेपर में चीज ध्यान रखनी है कि फॉरेन पॉलिसी का मेन गोल क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट को गेन करना, इकोनॉमिक गोल होता है, और सिक्योरिटी होता है, ठीक है, यही चीज हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। और प्रमोटिंग वैल्यूज भी इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये होता है कंट्री का सबसे बड़ा गोल किसी भी फॉरेन पॉलिसी को बनाने का। तो जब कंट्री अपने इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग देशों से बातचीत करती है, डायलॉग करती है, डिस्कशन करती है, और नेगोशिएशंस होते हैं, तो उसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं। इकोनॉमिक एड क्या होता है, इसमें कंट्री क्या करती है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो बाकी जो दूसरे विश्व के दूसरे देश होते हैं उनको इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करती है। ये भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने का एक तरीका है। जैसे जब श्रीलंका में क्राइसिस आया था तो इंडिया ने इकोनॉमिक एड जो है वो प्रोवाइड करी थी श्रीलंका को। तो यही होता है कि इसमें क्या होती है कि एक कंट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बाकी दूसरी कंट्रीज को उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और इससे कोऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर होता है लास्ट ऑप्शन है कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के लिए। जब डिप्लोमेसी से बात नहीं बन रही, डिस्कशन से बात नहीं बन रही, नेगोशिएशन के थ्रू बात नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में कंट्रीज क्या करती है, मिलिट्री पावर का यूज करती है। ये लास्ट ऑप्शन होता है कंट्री के लिए, ठीक है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जब कंट्री के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, डिप्लोमेसी काम नहीं आती, तो उस सिचुएशन में कंट्री क्या करती है, मिलिट्री पावर का यूज करती है अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने सिटीजन, अपनी जो टेरिटरी है और अपनी सोवरेनिटी के प्रोटेक्शन और उसकी सिक्योरिटी के लिए कंट्री क्या करती है, मिलिट्री पावर का यूज करती है। और नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई कंट्री क्या करती है, अपने फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू एक कंट्री अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। जैसे कि यूएन हो गया, और भी बहुत सारे, यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, इसी तरीके से ब्रिक्स है, G20 है, तो कई सारे अलग अलग क्या है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें कंट्रीज क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, और उसकी इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेशन के थ्रू जो भी ग्लोबल चैलेंज होते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी, हालांकि मैंने आगे की सेपरेटली बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरली कि एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है नेशनल इंटरेस्ट। एक कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसका प्रभाव अल्टीमेटली उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है, क्योंकि हर कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सबसे बढ़कर होते हैं, और हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इन्हीं तीनों चीज़ों पर जो है वो बेस्ड होता है, कि हर कंट्री इन तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और उन प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी अकॉर्डिंग एक शेप देती है। जियो पॉलिटिक्स, एक कंट्री की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है ना, वो भी उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इंडिया की ही हम बात कर लो, इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन इस टाइप का है कि आप उसके आसपास आप देखोगे कि जनरली कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया के जनरली डिस्प्यूट चलते रहते हैं, लाइक चाइना है, ठीक है, पाकिस्तान है, तो और भी हैं, तो उनके साथ जनरली क्या होता है, इंडिया का डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और अल्टीमेटली एक कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी उसकी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करती है, क्योंकि हमारी जिस तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन है
उसके बेसिस पे ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप देते हैं। अगर हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन उस टाइप की नहीं होती जैसी आज है, तो हो सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होती। इसलिए हमारे लिए ये जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है वो इतना बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता, और हमारी सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं होता। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे मैंने बता दिया, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं दूसरे देशों के साथ, ये भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक कंट्री की खुद की जो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी देश की सीमाओं में जो भी चीज़ें चल रही हैं, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, ये भी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। सो ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि हाँ, फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है, क्यों बनाई जाती है फॉरेन पॉलिसी, और क्या इसके मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है फॉरेन पॉलिसी को शेप देने के लिए। तो अब आ गए हम सेकंड टॉपिक पे, और सेकंड टॉपिक में हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर थोड़ी बातें करने वाले हैं। तो यहाँ तक मैंने इतना समझा दिया आपको कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। जैसे अगर मैं इंडिया के ही पर्सपेक्टिव में बात करूँ, तो इंडिया किस कंट्री के साथ कैसे रिश्ते बनाएगा, इसके लिए इंडिया जो डिसाइड करता है या जो डिसीजन लेता है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया को किस दूसरे देश के साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दुश्मनी करनी है, किसको अपोज करना है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है। इंडिया किस देश के साथ किस तरीके का रवैया रखता है, इसका ओरिएंटेशन किस देश के लिए किस तरीके का है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। अब यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्योंकि हमें समझना है, तो हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि क्या ऐसा सिनेरियो रहा जिससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डेवलप होती है। तो आपको पता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो मेजर डेवलपमेंट है, एक शुरुआत है, जो ग्रोथ की स्टार्टिंग है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, वो 1947 को हुई थी। एज यू ऑल नो, इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गई थी। और 1947 में एक बहुत बड़ी परेशानी ये थी कि इस टाइम पे कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने यूएसए को ज्वाइन कर रखा था, यूएसए के ग्रुप में जुड़ रखे थे वो, और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने यूएसएसआर का साथ दे रखा था। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि डीकोलोनाइजेशन हुआ था और बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जो आज़ाद हुई थी। इससे पहले क्या थे, दो विश्व थे दुनिया में, दो विश्व। जिन्होंने भी 11th-12th में उनके पास पॉलिटिकल साइंस थी तो उन्हें पता ही होगा, जिनके पास आर्ट्स थी, कि विश्व इस टाइम पर, तो विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन्हीं के बीच चल रही थी। लेकिन जब 1947 में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उभर कर आई, जिनमें इंडिया भी उन्हीं में से एक था। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि 1947 में जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का उदय होता है तो उनमें से इंडिया भी था। अब इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था कि इंडिया किसको ज्वाइन करे, क्योंकि बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने या तो यूएसए को ज्वाइन किया तो या तो यूएसएसआर को। अब इंडिया क्या करे, तो इंडिया ने सहारा लिया नाम का, नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और यहीं से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत होती है। क्यों शुरुआत होती है, अब ये नाम है क्या, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जिनके पास इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, इन्हें पता नहीं है, तो उनके लिए भी था कि समझने के लिए थोड़ा आसान हो। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था कि हम किसी भी कंट्री का साथ नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल मतलब ये था। यानी इंडिया ने ये डिसाइड करा कि हम पर्टिकुलरली ना तो यूएसए को सपोर्ट करेंगे, ना ही हम किसी भी यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। यानी हम ब्लाइंडली या परमानेंटली किसी कंट्री के कैंप में शामिल नहीं हो जाएंगे। यानी यहाँ से इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट पाथ चूज किया कि हम अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बनाएंगे, जहाँ पे इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा हमें किसका दोस्त रहना है, किसका दुश्मन रहना है, किसको अपोज करना है, किसके साथ किस तरीके का हमें किस तरीके का हमारी एक्शन होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, वो हमारा इंटरेस्ट डिसाइड करता है। यही से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट होती है। जब इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पे डिसाइड किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और हम अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाएंगे, और ये नाम जो आइडिया था वो नेहरू जी के टाइम का आइडिया था। और यहीं से आप देखते हो कि थोड़ी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें एक प्रैग्मेटिज्म भी देखने को मिलता है, लेकिन इस टाइम पे प्रैग्मेटिज्म इतना बड़े लेवल का नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर प्रिंसिपल्स। जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो इंडिया का मेन मोटिव पावर पॉलिटिक्स में आना नहीं था। इंडिया का मेन फोकस था सोशल जस्टिस, पीस, डेवलपमेंट, इक्वलिटी। ये कुछ 4-5 चीजें थी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्टार्टिंग से जो है वो ग्रो हुई, और यही रीजन है कि इंडिया ने इन कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और इस तरीके से आप देखोगे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की स्टार्टिंग है वो आइडियलिस्ट प्रिंसिपल्स के साथ हुई थी, और इसलिए आज तक आप देखो प्रैग्मेटिज्म आ चुका है, पर की फॉरेन पॉलिसी में हमें आइडियलिस्ट टच जरूर मिलता है आज तक। नेक्स्ट आ गए हम की प्रिंसिपल्स पे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जनरली किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो पहला आता है हमारा पंचशील। पंचशील का देखो मतलब ही यही है कि कंट्री शुड लिव पीसफुली। सिंपल अगर मैं बात भाषा में कहूँ तो हम तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे और आप हमारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कुछ 5 प्रिंसिपल्स का एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में चाइना के साथ जो है वो क्या है, उन पर सहमति जताई थी, सो दैट चाइना के साथ जो है क्या है, नॉन एग्रेशन मेंटेन किया जाए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मेंटेन की जाए और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो सके।
सेकंड आता है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मैंने आपको बता ही दिया, यानी इंडिया जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को खुद मेंटेन करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया ना तो यूएस की साइड है और ना ही यूएसएसआर की साइड है। ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दो कि इंडिया किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की साइड है। अगर यूएस से कुछ अच्छा करेगा तो इंडिया उसको प्रेस करेगा, इंडिया उसके साथ होगा, और यूएसएसआर कुछ अच्छा करेगा तो इंडिया यूएसएसआर के साथ होगा। तो इंडिया ने बड़ा चालाकी से काम लिया। चालाकी थी, इंडिया ने कहा हम न्यूट्रल है, ठीक है, और हम हमारा खुद का इंटरेस्ट ये डिसाइड करेगा कि हमें कब किसको सपोर्ट करना है, कि हम किसी भी पर्टिकुलरली किसी ब्लॉक में नहीं जुड़ना चाहते, हम किसी भी पर्टिकुलरली किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम उनका पार्ट बनेंगे अब तो हमें आज़ादी खुद मिली है 1947 में 200 साल के शासन के बाद। हम फिर से किसी ब्लॉक का पार्ट बन जाएंगे तो हमें फिर से ना एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया ने एक न्यूट्रल, एक इंडिपेंडेंट पाथ को चुना, के साथ दोस्ती रखेगा, लेकिन डिसीजन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेगा, यानी फ्रेंडशिप विद ऑल बट डिपेंडेंसी ऑन नन। ये फॉरेन पॉलिसी इंडिया ने अपनाई। फोर्थ आता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इसका मतलब है कि अब फॉरेन पॉलिसी का मतलब सिर्फ वॉर पर नहीं आधारित है। अब फॉरेन पॉलिसी ट्रेड, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करती है। यानी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है ना, वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल एंड ग्लोबल एंगेजमेंट, कि भैया अभी इंडिया जो है ना वो सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है। अब इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। इंडिया कई सारे रीजनल, कई सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पार्ट बन चुका है, और उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी एक्टिव है, जिसके थ्रू जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं या इश्यूज़ पर हैं उस पर इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे फर्स्ट है सार्क। सार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो एक रीजनल कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए क्या है, एक काम करता है, जिसका मेन मोटिव जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट और उनके बीच कोऑपरेशन को मेंटेन करना है। इसी तरीके से साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए आसियान बना हुआ है। ब्रिक्स है जो क्या करते हैं, और ये भी जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके विकास, उनकी ग्रोथ, उनके कोऑपरेशन के लिए जो है वो काम करता है। इंडिया जो है वो क्या करता है, इंडिया का यूएन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूएन की जो भी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी का एरिया हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या पीस को प्रमोट करने में जो पीस कीपिंग फोर्सेस होगी, इन सब में इंडिया का पार्टिसिपेशन काफ़ी अधिक है। इस बात करते हैं हम कि जो हमारा मॉडर्न इंडिया है उसकी क्या करंट प्रायोरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके थ्रू आप देखोगे कि इंडिया इंडो पैसिफिक जो रीजन है और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें अपनी जो हिस्सेदारी है, अपनी इंगेजमेंट है, उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। सेकंड, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसके थ्रू इंडिया क्या कर रहा है कि नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। काउंटर टेररिज्म, इंडिया जो है वो टेररिज्म को एक बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट मानता है, और इसको खत्म करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, कई सारे जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर रहा है, और कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रयास कर रहा है कि ये टेररिज्म को किसी भी तरीके से जो है वो खत्म किया जा सके। इसके अलावा के लिए क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके लिए इंडिया ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कई सारी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो यहाँ से ही पता चला है कि इंडिया किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के सामने कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर हमारा चाइना। देखो चाइना जो है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, प्लस जो बॉर्डर चैलेंज भी एक बहुत बड़ा इशू है। यानी चाइना के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो कोऑपरेशन प्लस कॉम्पिटिशन दोनों वाले हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 मेन मुद्दों पर जो है वो क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, दूसरा कश्मीर इशू है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेररिज्म को लेकर है। और इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बेसिकली कंपटीशन वाले ही हैं। थर्ड आता है ग्लोबल गवर्नेंस। इंडिया जो है ना वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है, अपनी ग्लोबल रोल को इन्हांस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। एक बिगर ग्लोबल रोल के फॉर्म में इंडिया जो है वो विश्व के सामने आना चाहता है, और यही इंडिया का मेन फोकस है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेजर रिफॉर्म्स हैं वो किए जाएँ। फोर्थ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के समक्ष जो सबसे बड़ी एक और चुनौती है वो ये है, और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है कि किस तरीके की से बेसिकली आप देखोगे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है और इनोवेशन है, इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर जो है वो क्या है दिया जा रहा है, और इंडिया इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा हमने इंट्रोडक्शन जान लिया फॉरेन पॉलिसी क्या है, और सेकंड में हमने काफ़ी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग थी वो यहाँ पे बना ली। क्या किस किस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे इसका एक विकास हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, वो यहाँ से हमने देखा कि कैसे-कैसे प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में शामिल हुए हैं, और उसके बेसिस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे शेप हुई है। बात करते हैं सोर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में। यानी सोर्सेज़ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उस तरीके की है। तो सबसे पहले आता है ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिकल लोकेशन। देखो किसी भी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है ना उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या होती है, उसको इम्पैक्ट करती है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, साउथ में इंडियन ओशन है, ठीक है। इसी तरीके से
इंडिया के नेबर्स कौन से हैं? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ये जो इंडिया की इस तरीके की जो पॉलिटिकल पोजीशन है ना, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप देती है। अब एक सोचने की बात है कि अगर एक कंट्री है, उसके आस-पास ऐसे पड़ोसी हों, जो काफ़ी ज़्यादा उस कंट्री के लिए क्या हम डेंजरस हों, तो उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी किस पर बेस्ड होगी? सिक्योरिटी ओरिएंटेड होगी। इसी तरीके से इंडिया जो है वो अपने जो ओशन रीजन है, उस पे इतना क्यों ध्यान देता है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में उसकी ओशन सिक्योरिटी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है ना। तो इंडिया के लिए उसकी फॉरेन पॉलिसी में उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लिखा है मैंने यहाँ पे कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया में है। आप देखोगे कि नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, साउथ में इंडियन ओशन है और ये सब उसकी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें चाइना, पाकिस्तान है और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादातर आप देखोगे कि ओशन सिक्योरिटी हो गया, लैंड सिक्योरिटी हो गया, ट्रेड हो गया, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मेन पार्ट्स हैं या मेन कंपोनेंट्स हैं, जिन पर इंडिया ध्यान देता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। यानी कंट्री की जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगी, जैसी उसकी ज्योग्राफी होगी, वो उसकी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है। ठीक है? यही रीज़न है कि इंडिया जो है वो ओशन रीजन पर ज़्यादा फोकस करता है और नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है वो इंडिया ने स्टार्ट की है। क्यों करी है? क्योंकि ज्योग्राफी इस तरीके की थी जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ये शेप दी। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एंड कॉलोनियल लीगेसी। 1947 में आज़ाद होने के बाद आप देखोगे, जब हम आज़ाद हो चुके तो बहुत सारी डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी जिन्होंने यूएसएसआर को जो है वो जॉइन कर लिया। बट इंडिया ने उसको जॉइन नहीं किया है, किसी को जॉइन नहीं किया। क्योंकि इसके पीछे उसकी कॉलोनियल लीगेसी भी थी कि इंडिया ने 200 सालों तक ब्रिटिश रूल को सहा। उसके बाद हमने डीकोलोनाइजेशन के बाद अगर हम फिर से किसी देश को चुन लेते और किसी कंट्री के अंडर हम जुड़ जाते, किसी कैंप का पार्ट बन जाते, तो क्या हम वास्तव में आज़ाद हो पाते? नहीं हो पाते। और यही रीज़न है कि इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए किसी भी देश को नहीं चुना और हमने नाम को चुना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जहाँ से इंडिया ने एक न्यूट्रल अपनी पोजीशन को बनाए रखा और एक इंडिपेंडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया ने काम करना स्टार्ट किया, बिना किसी भी कंट्री की साइड हुए। और उसका पीछे जो है वो इंडिया की कॉलोनियल लीगेसी थी कि क्यों इंडिया ने नाम को चॉइस किया, क्योंकि इंडिया खुद इतने टाइम तक गुलाम रह चुका था। हमने सोचा हम फिर किसी कंट्री का पार्ट बनेंगे तो हम फिर गुलामी घुसेंगे, तो हमने किसी भी कंट्री को नहीं चुना, हमने नाम को चुना। और यही रीज़न है कि इंडिया ने फिर जो भी एशिया अफ्रीका है उसके डीकोलोनाइजेशन में भी हेल्प करी और उसको सपोर्ट किया। तो थर्ड पॉइंट है नेशनल लीडरशिप एंड पर्सनालिटी। जैसे हम सबको बताया कि अलग अलग जो भी लीडर्स होते हैं उनकी, क्योंकि हर लीडर अलग है तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी अलग अलग हुआ। इसी तरीके से इंडिया में भी यही रहा है, जैसे जैसे पीएम चेंज हुए हैं और लीडरशिप जैसे चेंज हुई है, वैसे वैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी क्या है चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि पीस, नाम, पंचशील, ये जो आइडियलिस्टिक टच था वो नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हमें देखने को मिलता था। इसी तरीके से जब हम इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी के टाइम पे एक रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिया की उभर कर आती है। और आज की अगर मैं करंट टाइम की बात करूंगी तो जो मोदी एरा चल रहा है, उस टाइम पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट पर बेस्ड है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर बेस्ड है। जब वाजपेयी जी थे तो उस टाइम पे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो है वो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड थी। तो जिस तरीके से लीडरशिप चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल सिस्टम एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स। यानी कई सारे क्या हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, लाइक पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, ये सब फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अल्टीमेटली। जैसे आप देखोगे तमिलनाडु है, तमिलनाडु श्रीलंका की पॉलिसी को जो है वो क्या है इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल है जो कि बांग्लादेश के इश्यूज पर जो है वो क्या है इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इंडिया के खुद की भी जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फिफ्थ आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमें पता है कि आज के प्रेजेंट टाइम में फॉरेन पॉलिसी का पूरी तरीके से पॉलिटिक्स पर डिपेंड नहीं है, बल्कि अभी इकोनॉमिक्स पर भी बेस्ड है। क्योंकि हर कंट्री की तरह ही इंडिया भी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट जो है वो लेना चाहता है और साथ ही साथ जो भी एनर्जी रिसोर्सेज है ना उनको एक्वायर करना चाहता है। यही तो रीज़न है कि इंडिया वेस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशंस पर काम कर रहा है या उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? सो दैट ऑयल रिजर्व जो है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया भी चाह रहा है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के माध्यम से जो है वो क्या है अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक शेप दें। यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री और सिक्योरिटी कंसर्न। हर कंट्री के लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिस पर कोई भी कंट्री जो है वो क्या है काम करती है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में ये जो मिलिट्री और सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया की मैंने जो आपको इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई कि भाई इंडिया के आस-पास जनरली आप देखोगे ऐसे ही पड़ोसी देश हैं जिनसे इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है। इसी के अलावा है ना सिक्योरिटी खतरे में और यही रीज़न है लाइक पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, टेररिज्म है, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट आफ्टर द 1998 टेस्ट मेक द सिक्योरिटी अ प्राइम सोर्स। तो आप देखोगे कि किस तरीके से इंडिया के लिए सिक्योरिटी एक मेजर मुद्दा है और यही रीज़न है कि इंडिया ने जब परमाणु परीक्षण किया और इंडिया 1998 में एक पूरी तरीके से एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया।
तो यहाँ से ये पता चलता है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को जो है वो इंडिया ने अपनाया। इसी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्वाड जो है वो ज्वाइन किया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सिक्योरिटी भी प्रभावित करी है ना। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी कंसर्न पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है 7th पॉइंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। आज आप देखोगे कि इंडिया कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स, एससीओ, G20, इन सबका हिस्सा है। और इन सबका हिस्सा बनने का मुद्दा ये है या मेन मोटिव यही है, सो दैट इंडिया जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनमें अपनी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित कर सके। इंडिया अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस का पार्ट इसलिए ही है, सो दैट जो मेजर इश्यूज हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, उन पर मिलजुल कर बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर काम किया जा सके और डिबेट डिस्कशन की बेसिस पे जो डिसीजन हैं वो लिए जा सके। और यूएनएससी के अंदर जैसे मैंने बताया कि कैसे इंडिया चाहता है कि एक परमानेंट मेंबर की जो सीट है वो इंडिया को मिल जाए। अल्टीमेटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का गोल यही है कि वो भी विश्व स्तर पर उभर कर आए, क्योंकि वो भी ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी पावर बनना चाहता है इंडिया। और यही रीज़न है कि इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार ये डिमांड करता है कि वो उसे भी एक परमानेंट मेंबर की सीट मिलनी चाहिए। तो कंक्लूजन अगर मैं देखूँ तो कंक्लूजन यही है कि भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है, जो हमारी कॉलोनियल लीगेसी है। इसके अलावा नेशनल लीडरशिप, पॉलिटिकल सिस्टम, डोमेस्टिक फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मिलिट्री और जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब मिलके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं या उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी तरीके से। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट पेज पर कुछ दूसरे भी पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कुछ और भी मैंने पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सोर्सेज में ही आते हैं। तो पहला है हमारा एंशिएंट इंडियन थॉट। तो आप देखोगे कि जो आइडिया है ना, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो मेन काम करता है वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? द होल वर्ल्ड इज फैमिली, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर प्रिंसिपल है। और आप देखोगे कि एट प्रेजेंट टाइम तक ये सारी चीजें, ये जो वसुधैव कुटुंबकम वाला आइडिया है, वो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में शामिल करता है, उसको इंक्लूड करता है। इसका मतलब यही है कि जो भी देश हैं या विश्व के जितने भी देश हैं, उन सबके साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन को मेंटेन रखा जाए। यही इंडिया इस चीज़ पर जोर देता है। ये जो कोर आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम का, यही है। यही हम जो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड कर रखा है, और ये एंशिएंट समय से, अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से। नेक्स्ट है चाणक्य अर्थशास्त्र। आप देखोगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 1947 से एग्जैक्टली उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम में बात करें तो कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। उनकी जो बुक है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, क्योंकि ये क्या है, एक रियलिस्ट थिंकर है। वो जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं। तो उस बुक के अंदर एग्जैक्टली उन्होंने बता रखा है कि एक राजा को रूल कैसे करना चाहिए, यानी स्टेट क्राफ्ट की नॉलेज उन्होंने दे रखी है, डिप्लोमेसी क्या होती है, सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। आप देखोगे कि अर्थशास्त्र में उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन करी है कौटिल्य ने, कि जो उनका मंडल थ्योरी है, कि किस तरीके से जो एक राजा का जो पड़ोसी राजा होता है, यानी राजा का जो पड़ोसी है ना, जिसमें उन्होंने एक सेंटर में एक अपने कौटिल्य ने अपना एक राजा बता रखा है, विचिकिशु। वो बताते हैं कि भाई जो पड़ोसी होता है ना हमारा, यानी बिल्कुल बराबर में जो हमारे होता है, वो हमेशा विचिकिशु का दुश्मन होता है, जिसे वो अरि नाम देते हैं। और जो उस पड़ोसी का पड़ोसी होता है वो हमेशा हमारा फ्रेंड होता है। ठीक है, यानी कि आप सेंटर में हो, आपका जो पड़ोसी होगा वो आपका हमेशा दुश्मन होगा, लेकिन उस दुश्मन का जो दुश्मन होगा तो वो आपका दोस्त होगा, क्योंकि आप उसके साथ मिलके अपने बीच वाले को, यानी आप दोनों का जो कॉमन दुश्मन है, उसको हराने के लिए काम करोगे। जैसे अगर मैं इंडिया की एग्जाम्पल लूँ, तो इंडिया के जस्ट पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान भी है और चाइना भी है। ये दोनों इंडिया के क्या है? दुश्मन है। वहीं यूएसए की बात कर लो और रशिया की बात कर लो, तो ये इंडिया के दोस्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उस एंशंट टेक्स्ट पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है। तीसरा आता है जवाहरलाल नेहरू का जो विजन है वो, क्योंकि आप देखोगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आगे ले जाने का काम भले ही बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन एक जो नींव है, बुनियाद जो थी, वो नेहरू के टाइम पे ही पड़ी। तो नेहरू के टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आइडियलिस्ट अप्रोच पर ज़्यादा बेस्ड थी। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो टाइम की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें पीस, कोऑपरेशन, नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किस तरीके से आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है कि कैसे हमारी देश के अंदर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मेन मोटिव क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो सोर्सेस तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इन पॉलिसीज को बनाने का, यानी फॉरेन पॉलिसीज को बनाने, उनको फॉर्मुलेट करने का काम अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही जो है वो होता है। चीज़ बनाई जाती हैं, उनको फॉर्मुलेट करने और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है ना, वो क्या करते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कि भैया जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट्स हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, और स्पेशली डिबेट, डिस्कशन और लेजिस्लेशन के थ्रू। और जो
पब्लिक ओपिनियन और मीडिया, और वो लास्ट वाली पॉइंट में कवर हो गया था, लास्ट वाले पेज में जो मैंने आपको बताया था कि कैसे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी होते हैं, कि किस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है और मीडिया है वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है, यानी उसको इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस इसका है। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जनरली किन मुद्दों पर बेस्ड है। ठीक है, यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो बनाता है वो एग्जैक्टली किन चीज़ों पर बेस्ड है। ठीक है, किन चीज़ों पर बेस्ड है, क्या इंडिया के गोल्स हैं जो फुलफिल करना चाहता है। जैसे हमने हर कंट्री के गोल्स होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट और उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। तो स्पेसिफिकली इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में। तो सबसे पहले है हमारा सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। किसी भी कंट्री के लिए सिक्योरिटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे हमने देखा कि इंडिया के सामने ना बहुत सारी चुनौतियां हैं। इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही सबसे पहली चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, है ना। इसी तरीके से चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेबरिंग कंट्रीज से भी क्या है इंडिया को खतरा है। इसके अलावा टेररिज्म हो गया, इसके अलावा मैरीटाइम बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, बॉर्डर्स हो गए। तो ये कुछ ऐसे ऐसे की एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया को सिक्योरिटी की नीड है, और ये दिखाता है ये पॉइंट कि किस तरीके से इंडिया के लिए क्या हो, किसी भी कंट्री के लिए सिक्योरिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, जिसके बेसिस पर आप देखो जिसके बेसिस पे कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्म करती है। सेकंड आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो ये पॉइंट ये दिखाता है कि अब फॉरेन पॉलिसी सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, या किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती बल्कि इकोनॉमी को भी करती है। जैसे आज के समय में आप देखोगे कि इंडिया जो है वो ट्रेड को बढ़ाना चाहता है, दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, ग्लोबल मार्केट जो है वो क्रिएट करना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहता है, जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनमें सिक्योरिटी को इंक्रीज करना चाहता है। यही तो रीजन है, मैंने आपको बताया कि इंडिया क्यों वेस्ट एशिया से अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है, यही एक रीजन है। ऑयल है, गैस है, तो वहाँ पे इंडिया उस एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने जो रोल को इंक्रीज करना चाहता है, इंडिया आर्थिक रूप से पावरफुल होना चाहता है, ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल है। तीसरा आता है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, जो ये दिखाता है कि भैया इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया बढ़ाना चाहता है। इंडिया विश्व भर में अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को इंक्रीज करना चाहता है, जो ये दिखा सके कि इंडिया अब किसी के कहने के अकॉर्डिंग नहीं काम करता। इंडिया का खुद का एक रोल है, खुद की भूमिका है जिस पर इंडिया काम करता है। ठीक है, और इंडिया इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकता है, ग्लोबल अफेयर्स में पार्टिसिपेशन कर सकता है, और इसलिए इंडिया जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशन फोरम्स हैं उसमें इंडिया अपनी भूमिका को निभा सकता है बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि किस तरीके से इंडिया के लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपनी जो लैंड बॉर्डर्स है और मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के लिए सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी में। इसके अलावा टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इंडिया साउथ एशिया में भी पीस स्टैब्लिश करना चाहता है, तो ये इसके लिए भी सिक्योरिटी की नीड है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट करना चाहता है, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहता है, और जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ तक अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहता है, इसलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव कि इंडिया कैसे अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, ग्लोबल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है, और इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, कई सारी स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना के साथ, यूएस के साथ, रशिया, ईयू के साथ, और कई सारे रीजनल, इंटरनेशनल कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन चुका है इंडिया। लाइक आप देखोगे यहाँ पे आसियान जो है वो हो गया, सार्क जो है वो हो गया यहाँ पे, इसी तरीके से बीमस्टेक हो गया। तो कई सारे ये सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंडिया जो है वो एक पर्टिकुलर जो रीजन के लिए जो स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं उनके माध्यम से एक विशेष क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इंडिया की भागीदारी है। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि कोई भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनती है तो वो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजिक, इन तीन मेजर चीज़ों पर बेस्ड होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये वाला टॉपिक एज इट इज सेम है जो मैंने अभी पिछले 15 से 20 मिनट में बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या सोर्सेज हैं। तो जनरली वही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो जनरली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती हैं। तो इसमें ना आपको अलग से सिलेबस में मेंशन था कि आपको डोमेस्टिक फैक्टर्स पूछे गए थे और आपसे जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उन पर बात की गई थी। तो बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं, वही चीज़ इसके अंदर है जो मैंने आपको बता रखी है कि किस तरीके से देखो किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो एक स्टैटिक नहीं होती है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी स्टैटिक नहीं है कि एक बार बना के रख दी हमने पैक करके, ऐसा नहीं हो सकता। सिचुएशंस चेंज होती हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, लीडरशिप चेंज होती है, और अभी मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए जिनके बेसिस पर किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसे ही आइसोलेशन में तो नहीं बन गई। देयर वर सो देयर आर सो मेनी डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट, और वही फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी को इंडिया की। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं थोड़ा अलग करके देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, तो आप ये डिवाइड करके दोनों को बता सकते हो।
डोमेस्टिक फैक्टर है जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी आ गई कि भैया इंडिया की जो ज्योग्राफी है, उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो उसकी पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय नॉर्थ में है, इंडियन ओशन साउथ में है। इसी तरीके से जो 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये अल्टीमेटली इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी पर काम करे, क्योंकि सिक्योरिटी पर जोर देना ज़रूरी है, सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है? यही रीज़न है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर जो है, ये कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं या पॉलिसीज़ हैं जो इंडिया ने अपनाई हैं। हिस्टोरिकल लीगेसी भी रही है भैया, 200 सालों तक हमने खुद गुलामी को सहा, तो हम आज़ादी के बाद एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कोलोनियलिज्म को सपोर्ट करते थे, और यही रीज़न है कि हम अब किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। हालाँकि हम कहते हैं कि हम बहुत सारे जो अलायंसेस हैं उसको सपोर्ट करते हैं, अलायंसेस जो सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है वो नाटो का पार्ट बन जाए। हुँ, हम किसी मिलिट्री अलायंस को पर्टिकुलरली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि इंडिया ने नाम जो है उसको सपोर्ट किया, नाम का फाउंडर मेंबर इंडिया बना, डीकोलोनाइज़ेशन को सपोर्ट करा, और ये इंडिया की कोलोनियल लेगेसी का ही परिणाम था। इसके अलावा इकोनॉमिक नीड्स, इंडिया की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इकोनॉमिक नीड्स है वो बढ़ रही हैं। इंडिया ट्रेड को बढ़ाना चाहता है, जो एनर्जी सिक्योरिटी उस पर इंडिया काम कर रहा है, उस पर जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को उस पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में अपना रोल बनाना चाहता है। तो ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिस्टम एंड लीडरशिप है कि भैया जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पब्लिक ओपिनियन, मीडिया है, ये सारे फैक्टर्स में अल्टीमेटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट डालते हैं। और जो लीडरशिप है, जैसे मैंने उसी लास्ट पॉइंट में बता दिया था, ये तो मैंने अलग से आपके रिवीजन के लिए दे दिया कि आप पढ़ सकते हो फ्लो चार्ट, बट मैंने ऑलरेडी वो डिस्कस कर रखा है अच्छे से कि किस तरीके से अलग अलग जो लीडर्स आते हैं, जैसे लीडरशिप चेंज होती है तो फॉरेन पॉलिसी में भी चेंजेस होते हैं। बस इसके बाद मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स कि किस तरीके से इंडिया के लिए अब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, तो इंडिया सिक्योरिटी पर काम कर रहा है। और इसके लिए चाइना को काउंटर करने के लिए आप देखोगे इंडिया ने क्वाड जो है वो बनाया। इसके अलावा कई सारे फेडरल यूनिट्स और पब्लिक ओपिनियन, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है, जैसे तमिलनाडु श्रीलंका की पॉलिसी को प्रभावित करता है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश पर इम्पैक्ट डालता है। इसी तरीके से पंजाब में जो भी घटनाएँ होती हैं वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को प्रभावित करती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। कई सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी, यानी कई सारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। लाइक जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे आप देखोगे कि कोल्ड वॉर जो है वो उस टाइम पे बाइपोलैरिटी चल रही थी, उस टाइम पे नाम बना 1991 में, ठीक है? तो इस तरीके से नाम बना। और एक तीसरे वर्ल्ड का जो एक और एक तीसरे वर्ल्ड का इमर्जेंस जो है ना वो होता है। उसके बाद आप देखोगे कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूनिपोलर वर्ल्ड बचा, यानी कि विश्व में से उस टाइम पे एक ही शक्ति रह गया, अकेला यूएसए। तो उस टाइम पे भी इंडिया ने, आप देखोगे तो उस टाइम पे इंडिया के कुछ टाइम के लिए जो रिश्ते हैं वो यूएस से अच्छे बने, और आज के टाइम में हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी जहाँ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अकेला यूएस पावरफुल नहीं है, बल्कि देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेस, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं पावर के जो अल्टीमेटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। सो जब कोल्ड वॉर चला था और विश्व में उस टाइम पे जो है वो बाइपोलैरिटी चली थी, उस टाइम पे नाम बना 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद विश्व यूनिपोलर जो है वो बन गया। और ये करंट जो वर्ल्ड चल रहा है ना वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रहा है। जब आप देखोगे कि एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है अकेला यूएसए नहीं, बल्कि देयर आर सो मेनी, देयर आर मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर, कई सारे रीजनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडिया, चाइना और कई सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं जो एज़ अ राइजिंग पावर जो है वो इमर्ज कर रही हैं। ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो राइजिंग पावर्स हैं और वो समय के साथ बहुत तेज़ी से इमर्ज कर रही हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि यूएस अकेला ऐसा देश है जो क्या है पावरफुल है या उसी का इन्फ्लुएंस है, ये नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा रीजनल जो एनवायरनमेंट है, आप देखोगे इंडिया कई सारे अलग-अलग जो है क्या है रीजनल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बना है। क्योंकि साउथ एशिया के अंदर क्या है इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप देखोगे कि किस तरीके से वो सारी प्रॉब्लम्स भी अल्टीमेटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती हैं। ग्लोबलाइजेशन और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक इंडिया क्या है कई सारे इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, और इतने सारे अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंडिया क्या करता है कि विश्व के जो ग्लोबल मुद्दे हैं या जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, उनको सॉल्व करने के लिए इंडिया काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस होती हैं, यूएनसी रिफॉर्म हो गया, G20 एजेंडा हो गया, ये सब अल्टीमेटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिया समय के साथ मैंने बता दिया कितनी बार कि किस तरीके से यूएनएससी के अंदर एज अ परमानेंट मेंबर की जो सीट है वो इंडिया चाह रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग थ्रेट्स कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी, एआई, स्पेस, ये सब क्या है अब नए फैक्टर्स बन चुके हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एनर्जी, क्लाइमेट चेंज कि भैया इंडिया जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त करना चाहता है, लाइक ऑयल हो गया, गैस हो गया, इस पर इंडिया चाहता है कि उसका भी एक कंट्रोल हो, क्योंकि इंडिया वेस्ट एशिया के ऊपर जो है वो डिपेंड है ऑयल के लिए। तो इस तरीके से इंडिया चाह रहा है कि हम क्या हो एक रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी और कहीं ना कहीं शिफ्ट हो। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि किस तरीके से इंडिया
कि इस डिसीजन से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और वो भी इन्फ्लुएंस होती है। यानी अगर हम कंक्लूजन पर आएँ तो हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कई सारे अलग-अलग फैक्टर्स के मिक्सचर पर डिपेंड करती है। यानी कोई एक फैक्टर नहीं है जो फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट डालता है या उसको इन्फ्लुएंस करता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स और बहुत सारे डायनामिक फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को और जो ग्लोबल ऑर्डर है या इकोनॉमी है उसको शेप देते हैं। और इसलिए इंडिया को क्या करना पड़ता है, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी को अपनानी पड़ती है जो कि एक बैलेंस अल्टीमेटली क्रिएट करे, जिससे डोमेस्टिक डेवलपमेंट भी हो, जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उन बचा जा सके। कैसे बचा जाएगा? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के थ्रू। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कि भाई 1947 से लेकर जो 2026 है, इस टाइम तक आप देखोगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो इसके अंदर हम पीएम के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, जैसे अलग-अलग लीडरशिप चेंज हुई है इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का जो कोर आइडिया था ना, वो आइडियलिज्म प्लस नॉन अलाइनमेंट पे बेस्ड था, एज़ यू ऑल नो कि किस तरीके से इंडिया ने चाइना के साथ मिलके पंचशील पर साइन किया 1954 में। बट 1954 के अंदर आप देखोगे कि ये हुआ तो सही, लेकिन उसके बाद 62 में जब चाइना वॉर हुआ, तो इंडिया को एक रियलिटी चेक मिल गया कि किस तरह की फॉरेन पॉलिसी की ओर इंडिया को बढ़ने की नीड है। 1961 में नाम जो है वो बनता है और इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ही इंडिया ने एक एंटी कॉलोनियल स्टैंड जो है वो लिया और नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उसका यहाँ से फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइम की फॉरेन पॉलिसी आइडियलिज्म पे भी काफ़ी बेस्ड थी, क्योंकि इस टाइम पे पीस, पंचशील, नाम, ठीक है, इन सब पे ज़्यादा फोकस था। देन शास्त्री जी का टाइम आता है। देखो शास्त्री जी का टाइम पीरियड काफ़ी छोटा रहा, लेकिन इम्पैक्टफुल काफ़ी रहा। इस टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक पीस की तरफ थी। यानी इस टाइम पे पीस तो थी, लेकिन इस टाइम पे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो पीसफुल होने के साथ-साथ सिक्योरिटी ओरिएंटेड भी थी। आप देखोगे कैसे 1965 के अंदर जो है वो इंडो पाक वॉर होता है और 1966 में जो है वो ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी का टाइम आता है। इंदिरा गांधी के टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक रियलिस्टिक शिफ्ट होता है और ये जो आइडियलिज्म चल रहा था, प्रैग्मेटिक पीस था, वो कंप्लीटली एक असर्टिव रियलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप देखोगे कि कैसे इंडो सोवियत ट्रीटी होती है 1971 में, उसके बाद बांग्लादेश लिबरेशन 1971 में और पोखरण वन होता है 1974 में। और आप देखोगे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो यूएसएसआर है उसकी और इंडिया का झुकाव या इन्फ्लुएंस जो है वो यूएसएसआर का थोड़ा ज़्यादा था, ये टिल्ट जो है वो टुवर्ड्स द यूएसएसआर था। फिर मोरारजी देसाई का टाइम आता है और इस टाइम पे बेसिकली एक जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट फेज था, क्योंकि इस टाइम पे बैलेंस जो है वो बनाने की कोशिश करी। चाइना और पाकिस्तान जो है उनके साथ जो टाइज है उनको इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया था। फिर इंदिरा गांधी दोबारा आती हैं पावर में और इस टाइम पे आप देखोगे कि जो साउथ एशिया है उनके साथ रिश्तों को थोड़ा बेटर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी के टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी और इंटरवेंशन को काफ़ी जोर दिया गया। जैसे 1987 में जो इंडिया है उसने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो श्रीलंका में भेजी थी। यूएस के साथ टाइज इस टाइम पे अच्छे बने और चाइना के साथ जो रिलेशन है वो थोड़े इंप्रूव करने का प्रयास किया गया था। वीपी सिंह चंद्रशेखर जी का जो टाइम था वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज था और जो भी पीवी नरसिम्हा राव का जो टाइम था वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर बेस्ड था। जैसे हमें पता है कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है इंडिया में और इंडिया एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको अपनाता है। इस टाइम पे आप देखोगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी आती है और डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो बनाए जाते हैं इसराइल के साथ। उसके बाद देवगौड़ा और आई के गुजराल, इस टाइम पे गुजराल डॉक्ट्रिन आया। गुजराल डॉक्ट्रिन का मेन जो मोटिव था या मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो यही था, एक नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन की बात करता है कि भैया हम अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, बदले लेकिन ये नहीं मांगेंगे, लेकिन इसके बदले में हम उनसे हेल्प नहीं लेंगे। यानी हम उनकी हेल्प करेंगे बट हम उनसे हेल्प नहीं मांगेंगे या हम उनकी हेल्प लेंगे नहीं। इसी तरीके से इस टाइम पे आप देखोगे इस पर जो है वो उसमें जोर दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय आता है। इस टाइम पे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को जो है वो अपनाया गया। पोखरण 2 होता है 1998 में, लाहौर बस 1999 में। इसी तरीके से इंडो यूएस टॉक फिर से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर कारगिल होता है 1999 में। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह आते हैं और इस टाइम पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाता है। एंड देन आता है मोदी एरा, जिसमें मल्टी अलाइनमेंट को अपनाया जाता है। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब ये है कि इंडिया स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा या इंडिया किसी एक पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि इंडिया सबका दोस्त है। इंडिया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा और उन सब के साथ मिलकर इंडिया काम करेगा एक तरीके से, है ना। यानी सिर्फ इंडिया किसी एक ग्रुप, एक इंस्टीट्यूशन की ओर फिक्स नहीं है, बल्कि अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं और अलग अलग अलायंस और अलग अलग अलाइनमेंट्स पर इंडिया जो है वो काम करता है। यानी अगर की ट्रेंड्स देखा जाए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, तो 1947 से 1991 में आइडियलिज्म से सिक्योरिटी रियलिज्म की ओर कहीं ना कहीं इंडिया का शिफ्ट होता है। यानी नाम टू सोवियत, यानी नाम टू सो इंडो सोवियत टिल्ट,
1991 टू 2014 के अंदर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम शिफ्ट होते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर। लेकिन 2014 से लेकर 2026 का जो टाइम है, इस टाइम पे हम मल्टी अलाइनमेंट की ओर जुड़ रहे हैं। यानी कि कोई स्पेसिफिक आप देखोगे कि किसी गुट का पार्ट नहीं बन रहा है इंडिया अभी भी, बल्कि इशू बेस्ड पार्टनरशिप कर रहा है। जिस टाइप के इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है या उस ग्रुप का मेंबर बन रहा है। जैसे साउथ एशिया की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए सार्क का मेंबर बना इंडिया। इसी तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं जो किसी एक विशेष मुद्दे के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए इंडिया उनका यानी उनके लिए इंडिया जो है वो उनका मेंबर बन रहा है। तो कंक्लूजन अगर हम कहें तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नेहरू से मोदी तक जो है वो एक कॉमन थ्रेड है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के जो कोर आइडियाज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुए हैं। इसी चीज़ को थोड़ा मैंने यहाँ पे दे रखा है इससे इस पेज के अंदर, ये मैंने आपके पढ़ने के लिए दिया है, इसको आप पढ़ना इजीली समझ आ जाएगा। जो चीज़ें मैंने वहाँ दी है अभी आप बताएं वही सारी चीज़ें यहाँ दी है, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। सो द लास्ट टॉपिक इज थ्योराइजिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमें दो थियरीज पढ़नी है, लिबरलिज्म और रियलिज्म। कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें दो थियरीज किस तरीके से इनका क्या रोल है। ठीक है, तो देखो आईआर की दो सबसे इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, लिबरलिज्म है और रियलिज्म है। रियलिज्म कहता है कि जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है वो पावर के लिए काम करता है, क्योंकि हर कंट्री को चाहिए पावर। और इस पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में, इस ग्लोबल सिस्टम में कभी भी हम पीस को इंश्योर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। जब कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो कंट्रीज फ्री हैं। उनके लिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ये लिबरलिज्म की जो थ्योरी है वो कहती है कि अगर विश्व में कॉन्फ्लिक्ट है तो कोऑपरेशन भी है। कॉन्फ्लिक्ट ही है ये सच नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम कोऑपरेशन के थ्रू पीस भी ला सकते हैं। ओवरऑल यही लिबरलिज्म का कोर आइडिया है, जो कहती है कि स्टेट्स कोऑपरेट कर सकते हैं, नॉट जस्ट फाइट। अनलाइक रियलिज्म विच सीज द वर्ल्ड एज अनार्की, यानी जैसे रियलिज्म कहता है कि इस पूरे विश्व में अनार्की है, लिबरलिज्म बिलीव्स इन म्यूचुअल गेन्स, इंस्टीट्यूशन, ट्रेड, डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल लॉ। यानी लिबरलिज्म कहता है कि ट्रेड, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेसीज हैं, ये सब अल्टीमेटली देशों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाती हैं। इससे देशों के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं और ग्रोथ होती है। इसकी आइडियाज़ क्या हैं? तो की आइडिया सबसे पहला यह है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि किस तरीके से जनरली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वॉर के लिए जाए। यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये चांसेस बचते ही नहीं है कि कभी कोई वॉर होगा डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ये थ्योरी जनरली कहती है कि कैसे देशों के बीच जो ट्रेड है, इकोनॉमिक एक्सचेंज है, वो देशों के बीच इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस करता है और अल्टीमेटली देशों के बीच के रिलेशन अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये कई सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कई सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भूमिका की बात करता है कि कई सारी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो देशों को एक मंच प्रोवाइड करते हैं, एक स्टेज देते हैं जहाँ पर कंट्रीज आती हैं, नेगोशिएट करती हैं और बातचीत के थ्रू इशूज़ को हल कर लिया जाता है। यानी अल्टीमेटली लिबरलिज्म जो है वो पीस की बात कर रही है, ट्रेड की बात कर रही है, डेमोक्रेसी की बात कर रही है। ये कह रही है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व की जा सकती हैं। अगर विश्व व्यवस्था में कॉन्फ्लिक्ट है तो पीस भी है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नहीं रह सकता, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है और अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन, वॉर वाली सिचुएशन नहीं रहती है। अगर मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर लिबरलिज्म के एलिमेंट्स को देखूं तो ये चीज़ हमें कब देखने को मिलती है? नेहरू का जो टाइम पीरियड था 1947 से 64 के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। जैसे पंचशील जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस पर बेस्ड था, जो एक क्लासिकल लिबरल नॉर्म है। बेसिकली लिबरलिज्म वाला कोर आइडिया आपको पता ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाया जाता है। लिबरलिज्म जो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देता है, एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको प्रमोट करता है, इंडिविजुअलिज्म पर फोकस होता है, पीस की बात करता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पंचशील है वो जनरली नॉन इंटरफेरेंस पर बेस्ड है और ये क्लासिकल लिबरल आइडिया है। इसके अलावा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि किस तरीके से हमने डिसाइड किया कि हम किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेंगे और हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर किया। इसके अलावा सपोर्ट टू यूएन एंड डीकोलोनाइजेशन, कि इंडिया जो है ना उसने कई सारी एशियन अफ्रीकन जो यूनिटी है, कि इंडिया ने बेसिकली एशियन अफ्रीकन यूनिटी के लिए जो है वो काम किया 1955 में बांडुंग के अंदर। इसके अलावा अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई सारे अलग अलग देशों में जो पीस कीपिंग फोर्सेस में भी इंडिया की भूमिका रही है। तो ये दिखाते हैं कि हाँ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेसिकली लिबरलिज्म यानी आइडियल प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड रही है। इसके बाद हमने इकोनॉमिक लिबरलिज्म को भी 1991 के बाद अपनाया, जब 1991 में बैलेंस पेमेंट क्राइसिस हो गया था, तो उस टाइम पर इंडिया ने जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक लिबरलिज्म को अपनाया, जिसमें 1991 में लोकीस्ट पॉलिसी आई। ठीक है, जिसे एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। डब्ल्यूटीओ एंगेजमेंट, कि भैया इंडिया जो है वो कई सारे मल्टीलैटरल जो ट्रेड है ना उनके लिए काम कर रहा है। इसी तरीके से एनर्जी और कनेक्टिविटी, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया किस तरीके से एनर्जी और कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहा है, जो दिखाता है कि हाँ, इंडिया विश्व व्यवस्था में सामने आ रहा है, देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कई सारी इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका पार्ट इंडिया बन चुका है और इंटरनेशनल लिबरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ, डब्ल्यूटीओ। इसी तरीके से इंडिया कई सारे जो ग्लोबल इशूज है लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, उन पर भी डिसीजन ले रहा है, उन पर भी कंट्रीज के साथ मिलकर नेगोशिएशन, डिबेट, डिस्कशन कर रहा है, ताकि मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम्स के निकाल सकें।
G20 जिसकी थीम ही थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली, लिबरल यूनिवर्सलिज्म, यानी कि पूरा विश्व के जितने भी देश हैं वो सब क्या है, एक परिवार है, यानी पीस हार्मनी की बात करता है। डेमोक्रेटिक पीस एलिमेंट कि लिबरल थियरी अल्टीमेटली ये कहता है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो डोंट फाइट ईच अदर, यानी जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो आपस में लड़ती झगड़ती नहीं है। और इंडिया ने डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को अपनी एज अ डिप्लोमेसी यूज़ किया है, ठीक है, जैसे क्वाड हो गया। इसी तरीके से इंडिया जो है वो यूएस के साथ अपने टाइज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बट स्टिल आप देखोगे कि इंडिया के जो टाइज हैं, इंडिया जो है वो चाइना, रशिया जैसे देशों के साथ कोलैबोरेट भी करता है, डील भी करता है। तो ये दिखाता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें लिबरल एलिमेंट्स है, लेकिन ये कंप्लीटली लिबरल नहीं है। यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ये कह सकते हैं कि लिबरल रियलिज्म है, एक प्रैग्मेटिक लिबरलिज्म है, दोनों में से एक नाम दे सकते हैं कोई भी। इस तरीके से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमें कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी लिबरल रियलिज्म पर बेस्ड है या फिर प्रैग्मेटिक लिबरलिज्म पर बेस्ड है, क्योंकि कोर आइडिया हमें नहीं देखने को मिलता कि हाँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली लिबरल ही है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ रियलिस्टिक या कुछ रियलिज्म वाले जो पॉइंट्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में वो भी शामिल है, जैसे सिक्योरिटी, सोवेरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या है, मेन सोर्सेज या मेन फैक्टर्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ये शो करते हैं ना अल्टीमेटली कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी है। रियलिज्म इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रियलिज्म है क्या। देखो रियलिज्म नाम से पता चला है, रियलिज्म यानी एक ऐसी थ्योरी जो बिल्कुल रियल बातें कहती है। ये नहीं कहती कि भाई मतलब जो चीज़ सच हो ही नहीं सकती उस चीज़ों की बात नहीं करती, वो बात करती है थ्योरी जो रियलिटी है कि भाई विश्व व्यवस्था में देखने वाला तुम्हें कोई नहीं है, कोई विश्व व्यवस्था के अंदर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो अगर एक कंट्री कुछ गलत करे तो वो उसको संभाल ले या वो उसको कंट्रोल कर ले, ऐसा नहीं है। विश्व व्यवस्था में, इस पूरे वर्ल्ड सिस्टम में, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में हर कंट्री की जिम्मेदारी खुद पर होती है। यानी अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे अपनी सिक्योरिटी को खुद मेंटेन करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि रियलिज्म कहता है कि विश्व व्यवस्था के ये पूरी विश्व व्यवस्था, ये पूरा वर्ल्ड सिस्टम 3 एस पर बेस्ड है, सिक्योरिटी, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। सिक्योरिटी यानी हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल ही होता है सिक्योरिटी, अपने प्रोटेक्शन को मेंटेन करना, अपनी सोवरेनिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। दूसरा सर्वाइवल, हर कंट्री को अगर सर्वाइव करना है तो उसको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। और तीसरा सेल्फ हेल्प, ये पूरा जो सिस्टम है ना वो सेल्फ हेल्प पर काम कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ है और आपके लिए कोई कुछ बोलेगा या आपकी तरफ से कोई दूसरा देश आके आपके लिए लड़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर विश्व व्यवस्था में अपनी जगह बनानी है तो ये पूरा सिस्टम सेल्फ हेल्प पर काम करता है और आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। ये है रियलिज्म का मेन आइडिया। ये रियलिज्म कहता है बैलेंस ऑफ पावर के बारे में कि अगर विश्व में एक पावर फुल कंट्री है तो इसके इन्फ्लुएंस को अगर तुम्हें कमजोर करना है तो उससे ज़्यादा पावर के अलग अलग देशों के साथ मिलकर एक अलायंस क्रिएट कर लो, उसकी पावर खुद क्या है, कमी हो जाएगी, यानी आप उसके बराबर में आ जाओगे, बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और अल्टीमेटली वॉर को रोका जा सकता है। ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ पर काम करता है। ये इसकी मेन आइडिया है। ये कहता है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, ये पूरा ये जो वर्ल्ड है वो अनार्किक है, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। जैसे अनार्की में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है, माइट इज राइट का रूल होता है। तो ये वर्ल्ड सिस्टम वही है जहाँ पे हर कंट्री के लिए, हर स्टेट के लिए ज़रूरी होता है पावर को एक्वायर करना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना और अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। अगर मैं आगे देखूँ तो जैसे मॉर्किंथी और कौटिल्य की आप बात कर लो, ये दोनों ही रियलिस्टिक थिंकर हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमें रियलिज्म के एलिमेंट्स कैसे नजर आते हैं। जैसे आप देखोगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टार्टिंग में क्या थी, आइडियलिस्ट थी। 1962 में जब इंडिया चाइना से हार गया तो इंडिया को रियलिटी चेक मिला और इंडिया ये समझ गया कि हाँ भाई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है। 1971 के अंदर आप देखोगे कि इंदिरा गांधी ने क्लासिकल रियलिज्म को अपनाते हुए इंडो सोवियत ट्रीटी जो है वो बेसिकली की थी। क्यों की थी, यूएस, चाइना और पाक एक्सेस जो था उसको बैलेंस करने के लिए। अब क्योंकि वो एक साथ आ गए, वो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी अपनी, क्योंकि अगर मुझे अपने सर्वाइवल को मेंटेन करना है तो मुझे किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा सो दैट पावर इक्वल हो सके। ठीक है, इस तरीके से पोखरण 1 हुआ 1974 में, हमें नजर आता है कि इंडिया ने मोरल इमेज की जगह सिक्योरिटी को जो है वो इंपॉर्टेंस दी। यानी यहाँ से हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया ने ऑफेंसिव रियलिज्म को जो है वो अपनाया। नेक्स्ट है आगे न्यूक्लियर रियलिज्म जो 98 के अंदर हुआ था, जिसके थ्रू इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। 1991 के अंदर कारगिल वॉर होती है जो एक लिमिटेड वॉर थी, बट इसने क्लियर मैसेज दे दिया कि टेरिटरी इज नॉट नेगोशिएबल, टेरिटोरियल सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया इस चीज़ में किसी भी तरीके को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा थर्ड है इसका स्ट्रैटेजिक रियलिज्म कि भैया जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में, तो मनमोहन सिंह ने क्या किया, एक रियलिस्ट स्टेप लिया और नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो आइडियोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसी तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में और गलवान का मुद्दा था 2020 का, जिसमें इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने ऑफेंसिव डिफेंस को जो है वो शो किया और जो भी क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हो रही थी और एलएसी पुशबैक
है ना, उसको इम्पोर्टेंस दिया। तो आप देखोगे कि ठीक है, तो रियलिज्म भी बेसिकली 2 ही तरीके का है, ऑफेंसिव होता है, एक डिफेंसिव। ऑफेंसिव होता है रियलिज्म जब एक कंट्री अपनी जो अपोजिट कंट्री है उससे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती है ताकि उसकी पावर को कम किया जाए, अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहती है। और डिफेंसिव रियलिज्म का मतलब होता है कि कंट्री अपनी पावर को इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि दूसरे को खत्म करना चाहती है, उसको कमज़ोर करना चाहती है, बल्कि वो अपनी पावर को इसलिए बढ़ा रही है सो दैट अपना प्रोटेक्शन वो खुद कर सके, अपना डिफेंस खुद कर सके। डी है मल्टी अलाइनमेंट वर्सेस रियलिज्म 2014 से 26 तक का हम टाइम देखोगे तो ये दिखता है कि किस तरीके से रियलिज्म जो है वो ये बताता है कि इंटरनेशनल स्फीयर में कोई भी कंट्री अगर कोई भी अलायंस क्रिएट करिए ना तो उसके पीछे उसको कोई ना कोई इंटरेस्ट है। जैसे और ये सच भी है कि इंडिया ने क्वाड जो है वो क्वाड का मेंबर है इंडिया, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए S-400 जो है वो इंडिया रशिया से खरीदता है, जबकि यूएस जो है वो पसंद नहीं करता और यूएस चाहता नहीं है तब भी इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीदता है। इवन उस टाइम पे भी खरीदा जब रशिया यूक्रेन जो है वो वॉर चल रहा था। चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए आईमेक बनाया है। इसी तरीके से आप एंशिएंट टाइम की अगर बात करोगे तो कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। इस थ्योरी में ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मंडल थ्योरी में, जिसमें उन्होंने पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझा रखी है कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री की दोस्त होती है, दुश्मन होती है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर सेंटर पॉइंट है और मैं एक मिनट बराबर में बनाती हूँ, अगर सेंटर पॉइंट एक कंट्री है और उसके ठीक बराबर वाला जो उसका पड़ोसी होगा ना वो हमेशा उसका दुश्मन होगा, ठीक है। और इस कंट्री का जो पड़ोसी होगा वो इस वाले का जो है वो क्या होगा, दोस्त होगा, यानी मेरा दोस्त होगा। यानी अगर सेंटर में मैं हूँ और मेरे बराबर में मेरा जो पड़ोसी है तो वो पड़ोसी मेरा दुश्मन होगा, लेकिन उस पड़ोसी का जो पड़ोसी होगा वो उसके लिए तो दुश्मन होगा लेकिन मेरे लिए वो दोस्त होगा। और अल्टीमेटली जब पड़ोसी का पड़ोसी मेरा दोस्त होगा तो अल्टीमेटली हम दोनों क्या करेंगे, कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे और दोनों का जो कॉमन दुश्मन है उसको खत्म करने के लिए एक हो जाएंगे, अलायंस क्रिएट करेंगे, मिलकर उसको हराएंगे। और यही हमें इंडिया के साथ भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान है वो क्या है, इंडिया के लिए एनिमी है, क्योंकि पड़ोसी है, डायरेक्ट पड़ोसी है। चाइना है, अरी है, अरी यानी एनिमी, जबकि यूएस रशिया है ये मित्र है, ठीक है, जबकि अफगानिस्तान ईरान ये मध्यमा है, न्यूट्रल कंट्रीज। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें देख सकते हैं, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये चीज़ समझ आई कि अगर मैं एक डिफरेंस समझने की कोशिश करूँगी क्या हमें नजर इंडिया फॉरेन पॉलिसी आखिर किस अप्रोच की ओर ज़्यादा बेस्ड है, तो आप देखोगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में लिबरल पर्सपेक्टिव्स भी हैं, ठीक है, लिबरल एलिमेंट्स भी हैं, इसी तरीके से रियलिस्टिक एलिमेंट्स भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से रियलिज्म की ओर ज़्यादा झुकी हुई है या लिबरलिज्म की ओर ज़्यादा टिल्टेड है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। आप इसे एक प्रैग्मेटिक लिबरलिज्म कह सकते हो या एक लिबरल रियलिज्म जो है वो कह सकते हो, दोनों चीज़ें सही हैं। लिबरल प्रिंसिपल्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कौन-कौन से हैं? जैसे आप देखोगे पंचशील 1954 के अंदर जो साइन किए थे इंडिया ने चाइना के साथ मिलकर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस को लेके। इसका कोर आइडिया तो लिबरल था कि भैया जो स्टेट्स हैं वो विदाउट वॉर रह सकते हैं पीसफुली। इसने कहा वॉर ज़रूरी नहीं है, वॉर को रोका जा सकता है, लिबरल थ्योरी यही कहती है। नेक्स्ट नॉन अलाइनमेंट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमिक आइडिया जो इंडिया ने अपनाया कि इंडिया ने किसी ब्लॉक को ही नहीं चुना, ठीक है, इंडिया ने एक न्यूट्रल पोजीशन अपनी बनाई रखी। इंडिया ने मल्टीलैटरलिज्म को चुना, इंडिया ने मल्टीलैटरलिज्म को चुना कि इंडिया आप देखोगे कि कई सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारी इंटरनेशनल और रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो है वो बेसिकली मेंबर बना है। और इंडिया की जो वसुधैव कुटुंबकम का जो आइडिया है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर है कि ये पूरा विश्व क्या है, एक परिवार की तरह है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया। इसी तरीके से जो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, सॉफ्ट पावर है, जैसे आप देख सकते हो कि योगा है, बॉलीवुड है, बुद्धिज़्म है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू इंडिया बाकी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मजबूत बन रही है। यानी अब जनरली क्या होता है कि कंट्रीज़ अपना इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज़ पे बढ़ाने के लिए वॉर का यूज़ करती हैं, वेपन्स का यूज़ करती हैं, लेकिन इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को अपना रहा है। इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रही हैं दूसरे देशों में अपनाई जा रही हैं। तो इससे अल्टीमेटली इंडिया का ही तो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, योगा है, बॉलीवुड है, बुद्धिज़्म है, तो ये सब। इसके अलावा जो इंडिया है वो ग्लोबल साउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उभर रहा है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ को लीड कर रहा है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये भी इंडिया का क्या है, एक लिबरल आइडिया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। नेक्स्ट रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जैसे आप देखोगे जो कहता है कि भैया सबसे पहली चीज़ कि नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, हर कंट्री के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये पूरा इंटरनेशनल सिस्टम सिक्योरिटी और सेल्फ हेल्प पर काम करता है, जहाँ पर हर कंट्री को अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर, जब एक पावरफुल देश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो तो उसके विरोध में उसके जो भी विरोधी हैं उनके साथ मिलकर एक अलायंस खुद का बना लो, तो क्या हो जाएगा, जो पहले पावरफुल कंट्री थी उसका इन्फ्लुएंस खुद ही कम हो जाएगा। अब कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, सॉफ्ट पावर का तो यूज़ कर रही हैं, लेकिन जब ज़रूरत हो तो हार्ड पावर का यूज़ करें ना, ये भी क्या एक रियलिस्टिक अप्रोच है जो इंडिया अपनाता है
कि जो ये दिखाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कि इंडिया भले ही पीसफुल एलिमेंट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वीक है, इंडिया के पास स्ट्रेंथ भी है, बट जब वो दिखाने की नीड होगी तब इंडिया दिखाएगा। इसके अलावा ऑटन इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि डिफेंसिव रियलिज्म कि इंडिया जो है वो अब अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और जहाँ पे जिस तरीके से बिहेव करना होगा इंडिया उस तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन वो सब कुछ उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ये वही कंट्रीज के लिए क्या है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है, अपने देश की सिक्योरिटी सोवेरेनिटी को इंश्योर करना ही कंट्री का सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है। यानी ओवरऑल आप देखोगे कि जो रियलिज्म है वो ये बात कहता है कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो वॉर, नेशनल इंटरेस्ट, मिलिट्री जो पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है उस पर बेस्ड है, सिक्योरिटी सर्वाइवल पर बेस्ड है जी। वहीं दूसरी ओर जो लिबरल एलिमेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वही कहता है कि पीस को जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर ट्रेड को हम बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल लॉज बनाए जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, तो अल्टीमेटली पीस इंश्योर होगी। और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जनरली उनमें वॉर नहीं होता है। तो ये थियरी यही कहती है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट एंड्योरिंग बेसिस में है या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा, पीस भी मेंटेन की जा सकती है कोऑपरेशन से। सो हमने इस तरीके से अपने चैप्टर 1 के सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जो भी चीज़ें थी हमने इसके अंदर कवर कर लिया। तो इसका जो पीडीएफ है वो वीडियो अपलोड होने के कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को कंसीडर ज़रूर करूँगी और आगे के जो भी पार्ट्स रहने वाले हैं उसको हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है इट मीन्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है और आपको जो भी मैंने समझाया वो चीज़ें एटलीस्ट समझ आई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स तक पहुँचाइएगा जिनके लिए वीडियो ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।